एरिस्टोटल पश्चिमी इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक बहुमुखी विद्वान थे, जिन्होंने तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, नैतिकता, एथिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और तर्कशास्त्र, लॉजिक सहित कई क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टैगिरा नामक ग्रीस के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनकी बौद्धिक यात्रा प्रसिद्ध प्लेटो अकादमी में शुरू हुई, जहां उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन किया। प्लेटो के साथ उनका संबंध जटिल था। हालांकि उन्होंने अपने शिक्षक की प्रशंसा की, अरस्तू ने प्लेटो के विचारों से महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न मत अपनाया, विशेष रूप से तत्वमीमांसा के मामलों में। प्लेटो का दर्शन रूपों के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें यह माना जाता था कि अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट रूप, जैसे कि अच्छाई या सुंदरता, वास्तविकता का असली रूप है, जबकि भौतिक दुनिया इन आदर्श रूपों की केवल छाया है। लेकिन अरस्तू ने इस द्वैतवाद को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि रूप किसी अलग आदर्श दुनिया में नहीं बल्कि खुद वस्तुओं में अंतर्निहित होते हैं। उनका दर्शन अमूर्त अवधारणाओं को ठोस और प्रेक्षणीय, ऑब्जर्वेबल दुनिया में आधार बनाने की कोशिश करता था, जिसने अनुभवजन्य विज्ञान, एम्पिरिकल साइंस की नींव रखी। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तू ने एथेंस छोड़ दिया और कुछ साल यात्रा करते हुए बिताए, जीव विज्ञान का अध्ययन किया और अंततः महान सम्राट सिकंदर के शिक्षक के रूप में सेवा की। उस समय की सबसे बड़ी साम्राज्य के भविष्य के शासक के साथ इस स्थिति ने अरस्तू को राजनीतिक और नैतिक मामलों में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान की। हालांकि एक शिक्षक के रूप में अपने समय के बावजूद अरस्तू ने एकल शासक की शासन प्रणाली का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में तर्क दिया कि लोकतंत्र और अभिजाततंत्र के तत्वों को मिलाकर बनाई गई मिश्रित प्रणाली एकल व्यक्ति के शासन से बेहतर है। अरस्तू की राजनीति की खोज उनके नैतिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार का उद्देश्य सद्गुणी नागरिकों को विकसित करना था। अरस्तू 335 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस लौटे और अपना खुद का विद्यालय लाइसियम स्थापित किया। यहाँ उन्होंने अपने अधिकांश कार्यों को संकलित किया और एक ऐसा दर्शन विकसित किया जो ज्ञान और मानव अनुभव के लगभग हर पहलू को छूता था। उनके केंद्रीय सिद्धांतों में से एक था टेलोस या उद्देश्य का विचार। अरस्तू मानते थे कि प्राकृतिक दुनिया की हर चीज का एक अंतर्निहित उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य होता है। मनुष्यों के लिए यह लक्ष्य यूडेमोनिया था, जिसे अक्सर खुशी या समृद्धि के रूप में अनुवादित किया जाता है। अरस्तू के अनुसार यूडेमोनिया तर्कसंगता के अनुसार सद्गुणी गतिविधियों के जीवन के माध्यम से प्राप्त की जाती है। उनका नैतिक सिद्धांत, जिसे सद्गुण नैतिकता वर्चू एथिक्स के नाम से जाना जाता है, अन्य नैतिक ढांचों जैसे उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म या कर्तव्यशास्त्र डियोंटोलॉजी से काफी भिन्न है। कार्यों के परिणामों उपयोगितावाद या कठोर नियमों का पालन करने कर्तव्यशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अरस्तू ने सद्गुणी चरित्र गुणों के विकास पर जोर दिया। उनका मानना था कि साहस, संयम और उदारता जैसे सद्गुण अभ्यास के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। सद्गुण अत्यधिकता के बीच का स्वर्णिम मध्य मार्ग खोजने में निहित है। उदाहरण के लिए, साहस लापरवाही और कायरता के बीच का मध्य है। अरस्तू का तर्क था कि सद्गुणपूर्ण जीवन जीने से स्वाभाविक रूप से खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि सद्गुण मानव स्वभाव के अनुसार है। अरस्तू का तर्कशास्त्र पर किया गया कार्य भी उतना ही क्रांतिकारी था। उनके ऑर्गनन ने औपचारिक तर्कशास्त्र फॉर्मल लॉजिक को पेश किया, जो तर्क और कारण का विश्लेषण करने की एक प्रणाली है। उन्होंने निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग की विधि विकसित की, जहां निष्कर्ष दो या अधिक प्रस्तावनाओं प्रेमिसेस से निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सभी मनुष्य नश्वर हैं और सोक्रेटिस मनुष्य है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोक्रेटिस नश्वर है। तर्कशास्त्र की यह प्रणाली सदियों तक लगभग अप्रतिद्वंद्वी रही और आधुनिक तर्क और वैज्ञानिक खोज की नींव रखी। तर्कशास्त्र और नैतिकता के अलावा अरस्तू ने प्राकृतिक विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीव विज्ञान पर किए गए अवलोकन व्यापक और सूक्ष्म थे, जो 500 से अधिक पशु प्रजातियों के अध्ययन पर आधारित थे। हालांकि उनके निष्कर्ष हमेशा सटीक नहीं थे। उन्होंने माना कि जीवन निर्जीव पदार्थ से स्वतः उत्पन्न हो सकता है। उनका अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। अवलोकन और वर्गीकरण पर अरस्तू का जोर वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड के विकास को सदियों बाद प्रभावित किया। तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स
के क्षेत्र में अरस्तु ने पदार्थ सब्सटेंस की अवधारणा पेश की, जिसे उन्होंने पदार्थ और रूप के संयोजन के रूप में परिभाषित किया। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु पदार्थ जो कुछ यह बना होता है और रूप इसकी संरचना या सार का मिश्रण है। उदाहरण के लिए एक मूर्ति कांसे से बनी हो सकती है, इसका पदार्थ, लेकिन इसका आकार और मूर्ति होने की अवधारणा इसका रूप है। अरस्तु की तत्वमीमांसा उस विचार पर आधारित थी कि परिवर्तन तब होता है जब किसी चीज की संभावनाएं वास्तविकता में बदल जाती है। उदाहरण के लिए एक संगमरमर का खंड मूर्ति बनने की क्षमता रखता है और जब इसे तराशा जाता है तो वह क्षमता वास्तविकता बन जाती है। अरस्तु का सौंदर्य शास्त्र पर किया गया कार्य, विशेष रूप से उनकी कृति पोएटिक्स में, एक और क्षेत्र है जहां उनका प्रभाव गहरा रहा है। उनका मानना था कि कला, विशेष रूप से त्रासदी, एक भावनात्मक शुद्धिकरण कैथार्टिक कार्य करती है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी दर्शकों को करुणा और भय जैसी भावनाओं को नियंत्रित वातावरण में अनुभव करने की अनुमति देती है, जो उन्हें भावनात्मक स्पष्टता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करती है। त्रासदी के तत्वों का उनका विश्लेषण, जिसमें कथानक, चरित्र और विषय शामिल है, ने सदियों से साहित्यिक आलोचना को प्रभावित किया है। हालांकि अरस्तु का बौद्धिक दुनिया पर व्यापक प्रभाव था, उनके विचार कुछ सीमाओं के बिना नहीं थे। महिलाओं के बारे में उनके दृष्टिकोण, उदाहरण के लिए, उस गहरे पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाते हैं जिसमें वे रहते थे। अरस्तु ने महिलाओं को शारीरिक और बौद्धिक रूप से पुरुषों से निम्न माना, एक दृष्टिकोण जिसकी आधुनिक समय में व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इसी तरह अरस्तु द्वारा दास्ता का औचित्य, जिसे उन्होंने समाज के सुचारू संचालन के लिए एक स्वाभाविक संस्था माना, को बाद की पीढ़ियों द्वारा निंदा की गई है। उनके दर्शन के ये पहलू यह दिखाते हैं कि सबसे महान विचारक भी अपने समय के सांस्कृतिक और नैतिक मानदंडों के भीतर कितने सीमित हो सकते हैं। फिर भी अरस्तु का प्रभाव आज भी बना हुआ है। मध्य युग में उनके कार्यों की फिर से खोज की गई और थॉमस एक्विनास जैसे विद्वानों के दर्शन में केंद्रीय हो गए, जिन्होंने अरस्तुवादी विचारों को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ एकीकृत किया। उनके विचारों ने कई विषयों की नींव रखी, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान, नैतिकता और राजनीति, और ज्ञान के प्रति उनके अनुभवजन्य दृष्टिकोण ने आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण की नींव रखी। अरस्तु का दर्शन जीवन में संतुलन के महत्व पर भी जोर देता है। चाहे नैतिक मामलों में हो या राजनीतिक प्रणालियों में, उन्होंने संयम और सद्भाव की खोज की। मानव तर्क और अवलोकन की शक्ति में उनका विश्वास आज भी प्रतिध्वनित होता है, जो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि इसे अनुभव में निहित होना चाहिए और इसे मानव जीवन को बेहतर बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। संक्षेप में, दर्शन, विज्ञान और तर्कशास्त्र में अरस्तु का योगदान पश्चिमी